सम्मेलन रखा है जन कांग्रेस अभियान के तहत आप लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये हमने 5 मीटिंग्स की एक योजना बनाई थी जिसमें 15 हल्के कवर करने का था। हर मीटिंग में 3 हल्कों के जो कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग होती है। ये उसी कड़ी में ये चौथी मीटिंग है। अब इसमें मुख्यतः आदमपुर, फतेहाबाद और नलवा से साथी होंगे। और जो 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा की जा रही है पूरे हरियाणा के लिए, जो की जाएगी, आप कह सकते हैं कि उसकी तैयारी का ये हिस्सा है। सद्भाव यात्रा में सर लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह का मैसेज लेकर जाएंगे राहुल गांधी जी की? नहीं, देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि जो इसकी प्रेरणा है इस यात्रा की, वो तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने की थी वही है। और मुद्दा मुख्यतः, और जो यात्रा का नाम भी है वो सद्भाव है, सद्भाव यात्रा। स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो हरियाणा का जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो है, उसको ध्यान में रखते हुए ये यात्रा प्लान की गई है। क्योंकि बीजेपी के पिछले 11 साल का जो शासन रहा है यहाँ पे हरियाणा में, उसमें उनकी प्रशासनिक तौर पे या शासन के हिसाब से तो कोई उपलब्धियाँ हैं नहीं। लेकिन हाँ, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने जो समाज के अंदर एक विषैला माहौल बनाया है, जिसके अंदर भाई को भाई के खिलाफ खड़े करने का एक प्रयास किया है, और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। मुख्यतः उसी के खिलाफ ये है। हाँ, जैसे जैसे चलेगा उसमें बाकी सारे विषय जो प्रदेश से संबंधित हैं, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। उसके अलावा ये जो पूरा अग्निवीर का जो है वो है, किसान और कमेरे वर्ग के प्रति जो इस सरकार की उदासीनता है वो इसका हिस्सा रहेगा। और आजकल जो आप पिछले कुछ समय से पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से एक कानून व्यवस्था जिस चरमराई हुई है, मतलब अराजकता सा का माहौल ऐसा लगता है। और उसमें ये लगता है कि पुलिस प्रशासन जैसे कोई ना तो मुस्तैदी की बात है, ना कोई उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती, कुछ इस तरह का एक संदेश लोगों के बीच में जाता है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो इसका आगे आगे हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो फोकल पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो प्रदेश का भाईचारा। सर, प्रदेश में बाढ़ के हालात हुए, किसानों की दशा काफी खराब है, और सरकार ने जो पैकेज रखा है 7 से 15 हज़ार प्रति किला और 1 लाख रुपए जिसका मकान होता है, तो क्या मानते हैं इतना मुआवजा किसान के लिए सैफिशिएंट है या नहीं? आप क्या मानते हैं इसके? नहीं, देखिए, जिसका नुकसान होता है उसके लिए सफिशिएंट तो कभी भी नहीं होता। जिसकी पूरी फसल खराब हो गई या जिसका घर ढह गया, स्वाभाविक सी चीज़ है, उसी का ढहेगा जो वैसे भी आर्थिक तौर पे बहुत कमज़ोर होगा। तो पूरा एक आदमी का जो जीवन यापन का जरिया है वो सारा का सारा चरमरा जाता है सिर्फ एक ऐसे इंसिडेंट से। तो मुआवजा तो कोई भी हो पर्याप्त कभी नहीं होता, लेकिन सरकार बेहतर कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा आगे बात बढ़ के ये कहूँगा कि ये जो इस बार जो स्थिति बनी है बाढ़ की, ये सिर्फ ज़्यादा बारिश होने की वजह से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बारिश की वजह से कोई कनाल ब्रीच हो गई हो या कोई नहर टूट गई हो और उससे बहुत ज़्यादा पानी आ गया हो। तो यदि आप बारिश के पानी का भी नियंत्रण नहीं कर सकते, यदि उसकी भी आप व्यवस्था नहीं कर सकते कि उसकी निकासी ठीक ठाक हो जाए, तो ये बिल्कुल विशुद्ध तौर पर प्रशासन की नाकामयाबी जो है वो उसमें उभर के सामने आती है। तो सरकार को इस बार का जो ये हुआ है पूरा बाढ़ का प्रकोप, जो 3-4 जिलों में तो बहुत ही ज़्यादा था, तो उससे आगे के लिए इस प्रकार के हालात ना बने, उसके बारे में आज यदि सोच के कदम उठाएंगे तो आगे के लिए तैयारी की जाएगी, नहीं तो ये तो बार बार रिपीट होगा। सर, इस तरह की बात आई कि जो ड्रेनेज टूटी है, अगर प्रशासन या अधिकारी उसकी पहले सफाई करवा देते तो इस तरह के इतने ज़्यादा अंजाम ना होते गाँव में, इतना पानी नहीं। ये जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है उसके अंदर ये तो एक बिंदु रहता ही रहता है। और ये तो हम क्या बात करें, हम तो यहाँ की छोटी रज बहाओं की और इनकी बात कर रहे हैं।
मैंने तो अखबार में पढ़ा कि कहते हैं 1963 के बाद से आज तक भाखड़ा की डीसिल्टिंग नहीं हुई है, तो उसकी भी जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी शायद 25-30% कम हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें थोड़ा दूरदृष्टि रखने की ज़रूरत है। और ये जो एनुअल डीसिल्टिंग जो होती है नदियों की या कैनाल्स की या रजबाओं की, वो तो एक ऐसी नॉर्मल एक्सरसाइज है जो हर साल होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर ये कहूँ किन्हीं कारण नहीं, उसमें आमतौर पर भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि इनके लिए पैसा बाकायदा रखा जाता है। फ्लड कंट्रोल का बाकायदा चीफ मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग्स होती हैं बारिशें शुरू होने से 1.5-2 महीना पहले और 3 महीने पहले बल्कि, और उसमें ये सारी योजनाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा, खास तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, जो नहरी महकमा है सारा का सारा, वो अपनी पूरी योजना रखता है, उसके लिए पैसा भी दिया जाता है। लेकिन वो कहाँ जाता है और उसका क्या इस्तेमाल होता है, वो वही वाली बात है कि अगर बाढ़ ना आए तो पैसा अच्छा लग गया, ठीक है, वो जहाँ गया सो गया। बाढ़ आती है तो फिर वो पोल पट्टी खुलती है कि जो काम बताए थे कि ये किए हैं हमने बाढ़ राहत के लिए, वो फिर मौके पे नजर नहीं आते। तो सर फिर भी आप कितना मानते हैं किसानों को प्रति किला कितना मुआवजा? नहीं, वो मैं इस आंकड़े में नहीं जाऊंगा कि 50,000 प्रति एकड़ दे दो या 70,000, वो तो एक बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी हो जाती है। कोई 30 कह देगा, मैं 40 कहूँगा, मैं 40 कहूँगा, अगला 50 कहेगा। तो वो निर्धारण तो जो, देखिए, इसमें सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यदि वो कोई एक्सपर्ट्स की सलाह लेके अगर सही मायने में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें तो एक बेहतर फिगर पे आप आ सकते हैं। सर बात करते कांग्रेस अध्यक्ष की, तो अभी इस तरह की यही चर्चाएं चल रही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, काफी सीनियर नेता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा तो ज्यादा ध्यान इस चीज पे है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाएगी। 1.5-2 साल से बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है। तो हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष वैसे तो हैं, लेकिन अगर कोई नए आएंगे तो जब आएंगे तब आएंगे, उसके बारे में अटकलबाजी करना या टिप्पणी करने या कोई औचित्य है नहीं। तो जैसे अभी लिस्ट जारी की थी 32 जो, उसमें भी अब ये देखने में आया कि सभी नेताओं के जो एक दूसरे के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं भाग ले रहे। जैसे हिसार में ब्रजलाल को जो बनाया गया तो दूसरे पक्ष के लोग शामिल नहीं है, दूसरे नेता। कुछ ऐसी आदतें हैं जो जाते जाते जाती हैं। ये 12 साल से संगठन था ही नहीं, कम से कम अब संगठन बन गया, तो लोग जो 12 साल से जिस आदत के आदी हो चुके थे धीरे धीरे निकल आएंगे उससे बाहर। आप हमारे कार्यक्रम में देखेंगे अब करीब करीब हर तरफ से कांग्रेस के लोग जो हैं वो उसके अंदर आना शुरू हो गए हैं। शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में हमको भी दड़े की तरह देखते थे, जबकि हमारा प्रयास ही है कि सबको इकट्ठा लेके चलें। तो अभी बहुत शुरुआती दिन है ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अभी तो ये जिलों में कार्यकारिणी बननी है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो जिला अध्यक्ष की अपने आप जिम्मेवारी बनेगी कि सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी। ज़रूरी बात ये है कि जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और ये 11-12 साल के बाद हुए हैं, तो अब कम से कम हर जिले में कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी, कार्यकारिणी आपकी बनेगी, तो एक व्यवस्थित तरीके से पार्टी अब अपना काम करेगी। सर अभय चौटाला ये कहते रहे आप अचानक से खड़े थे, तो भूपेंद्र हुड्डा ने 2 बागी नेता आपके सामने खड़े कर दिए जिस कारण आपकी हार हुई, तो क्या कहेंगे? देखिए, हार तो इसलिए हुई कि लोगों ने वोट उतनी नहीं दी जितनी हम सोच रहे थे। वो दी कहाँ पे वो एक अलग मुद्दा है, हाँ, लेकिन वो वोट ज़्यादातर वहाँ गई हैं जो कांग्रेस की पार्टी की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, और वो खड़े रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से साधन और संसाधनों के माध्यम से पूरी मदद भी हुई है। ये सुनिश्चित किया गया है कि आखिरी तक उनका चुनाव जो है वो बना रहे। अब वो किसने किया नहीं किया वो लोगों की अपनी अपनी सोच है, कोई किसी का नाम ले ना ले, वो तो लोगों को देखना है सारा। सर आपका जो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है वो कहाँ तक चल रहा है? देखिए, कोर्ट में अभी जो पीछे सुनवाई हुई है 10 और 11 तारीख को,
वो जो दूसरा पक्ष है उन्होंने हमारी जो अमेंडेड पिटिशन है उसके ऊपर सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक अर्जी लगाई है। तो वो बहस उस पर हुई है जिस पे जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व रखा है। तो एक बार उसका फैसला आ जाए तो फिर मेन केस आगे शुरू होगा। सर, ये अंतिम सवाल की जो आज का सम्मेलन हो रहा है, इसके सम्मेलन के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं को? नहीं, संदेश यही है कि कांग्रेस एक है, एक होकर चलेगी, और जो 5 तारीख से हम पदयात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें सारी कांग्रेस आपको एक जगह खड़ी मिलेगी। और मेरा खास तौर से युवाओं से ये आह्वान है कि वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, क्योंकि उन्हीं का समय है। आने वाले समय में भी ये जो समाज में जो बिखराव का प्रयास है, इसको संभालने का जिम्मा भी उन्हीं के कंधे पर होगा।